बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे चलते हुए बात चल रही है केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस को डील करता है, जबकि केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इन ए यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है और उस पर कौन से फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं इस पर बात करता है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप मानते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना एक डायरेक्ट रिएक्शन के जरिए से। जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज एक्चुअली द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसीलिए इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड रखा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये अगर हम इसकी बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज एन एवर चेंजिंग क्वांटिटी। बहुत ही अहम बात है एवर चेंजिंग क्वांटिटी, क्योंकि कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुसलसल चेंज हो रही होगी। और रेट जो है वो एट स्टार्ट अगर बात की जाए तो रेट जो है वो फास्ट होता है, लेकिन एट द एंड जो रेट है वो हो जाता है स्लो। और साफ जाहिर है वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाता है। सही है जनाब। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सादी सादी बातें आती हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट, हाफ लाइफ किसकी डिपेंड कर रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर किसकी नहीं कर रही, रेट कब फास्ट होगा कब स्लो होगा, रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से ना रेट कांस्टेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। पता ये लगता है कि रेट जो है ना वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर रिएक्टेंट को हम ए मान लें तो के ए, ये हमारे पास जवाब आ जाता है कि रेट इक्वेशन का। सही है जनाब। रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इक्वल टू कोएफिशिएंट इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिलहाल हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट को 1 माना है, इसलिए ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। के जो है यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। अगर आप यहाँ पर ऐसे करें कि रेट इज इक्वल टू के करना चाहें आप, तो फिर आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और इसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। एक बात ये हो गई। दूसरा ये आ गया कि अगर आप रेट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए कर देंगे तो ये आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल हमने स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात की। दो तरह के रेट होते हैं मजीद अगर क्लासिफाई करें, एक को कहते हैं एवरेज रेट और एक को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट होता है बिटवीन टू इंटरवल्स, दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान में। जो जो एवरेज रेट है जी वो बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स होता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 1 मिनट से 2 मिनट के दरमियान में जो रेट है उसे आप एवरेज रेट कह देंगे। और इंस्टेंटेनियस रेट एट एनी इंस्टेंट, एनी वन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पर जो रेट होगा उसे आप इंस्टेंटेनियस रेट कह देंगे। दोनों के दरमियान में रिलेशन ये है कि इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट से ज़्यादा होता है एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, और जब रिएक्शन एंड पर आता है ना तो फिर एवरेज रेट ज़्यादा हो जाता है। सारी बात है, इसकी लॉजिक आपको समझ आ रही होगी कि स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट जो है उसमें ज़्यादा होना है, क्योंकि वो एट द फर्स्ट इंस्टेंट, और फर्स्ट इंस्टेंट पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा थी। वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती गई तो इंस्टेंटेनियस रेट भी कम होता गया। लेकिन एवरेज रेट अब वो ओवरऑल का एवरेज आ रहा है तो फिर वो ज़्यादा आएगा। ये सारी बात आपने याद रखनी है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स उस पर असरअंदाज हो सकते हैं और उसको नापा कैसे कैसे जा सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए जी मेजरमेंट की अगर आप बात करें तो ये दो तरीके से की जा सकती है। एक को मेथड को आप कहते हैं कि वो फिजिकल मेथड है, और एक दूसरे मेथड आ गए वो केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड के अंदर हम सिर्फ टाइट्रेशन की ही बात कर रहे हैं। टाइट्रेशन से जैसा कि फिजिकल एमएससी केमिस्ट्री फिजिकल के अंदर आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, जिसमें आप टाइट्रेशन से इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस का जो है वो मालूम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या के मालूम कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। फिजिकल मेथड की बात की जाए तो फिजिकल मेथड 5 तरह के हैं। फिजिकल मेथड हो सकते हैं स्पेक्ट्रो फोटोमीट्रिक, और जाहिर बात है कि आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री कब इस्तेमाल होगी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेथड हो सकता है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज की मदद से आप नाप कर रहे होंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। ये हो सकता है डाइलेटोमीट्रिक मेथड है,
या ये कंडक्टोमीट्रिक मेथड हो सकता है जिसमें कंडक्शन चेंज हो रही होगी, या फिर ये हो सकता है पोलैरीमीट्रिक, या फिर जिसे आप कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी मेथड। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई कायरल कार्बन इंट्रोड्यूस हो रहा हो या एलिमिनेट हो रहा हो तो आप पोलैरीमीट्री या ऑप्टिकल एक्टिविटी को इस्तेमाल कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के लिए। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर कुछ फैक्टर्स असरअंदाज भी होते हैं और यही केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ना भी होता है। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, इनमें सबसे पहले आ रहा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट की नेचर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल किताब में फर्स्ट ईयर के अंदर 11 चैप्टर में लिखता है कि जो आपके पास रिएक्टेंट है ना 1A वाले, वो 2A वाले से ज़्यादा तेज़ रिएक्शन करते हैं। आयोनिक रिएक्शन है वो कोवेलेंट रिएक्शन से फास्ट होते हैं। सही हो गई थी बात। तो इस तरह जो रिएक्शन है जिनमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो फास्ट हैं, जिनमें बॉन्ड रीअरेंजमेंट है और इस तरीके से लंबा काम हो रहा है जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो वो स्लो होते हैं। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हमें ये बताता है। दूसरी तरफ हमें बताता है कि अगर सरफेस एरिया जो है वो भी असर डालता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग वो ज़्यादा हो जाएंगे। और कुलियन थ्योरी भी आगे जाकर हमारे काम आने वाली है इस सिलसिले में। अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट भी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप की काम करती है, बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तरीके से। एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट चाहिए, पहले हर लाइट काम नहीं करेगी, और जब पर्टिकुलर टाइप की लाइट आ जाए तो जितनी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही फिर रेट ऑफ रिएक्शन पर असर ज़्यादा होगा, लेकिन पहले एक पर्टिकुलर लाइट का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ना वो मल्टीपल वेज में असर डाल सकती है, और इसका असर समझने के लिए हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में पता होने चाहिए, जिसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इंशाल्लाह देख लेंगे। एक और बात यहाँ पर याद रहे कि टेम्परेचर भी असर डालता है। टेम्परेचर असर डालने से क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो इफेक्टिव कुलियंस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं और मॉलिक्यूल्स विद एक्टिवेशन एनर्जी वो इंक्रीज हो जाते हैं। याद रहे कि ये बात बिल्कुल गलत है कि टेम्परेचर बढ़ने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ने से ऐसे मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। और देखा ये गया है कि अगर आप टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। क्वांटिटेटिव इफेक्ट बताने के लिए टेम्परेचर का ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, उसके लिए एक इक्वेशन है जिसे आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं। K इज इक्वल टू AE's पावर माइनस EA ओवर RT। ये इक्वेशन है आपके पास, और इक्वेशन को सॉल्व करके अगर आप फाइनल नतीजा निकालते हैं तो इस तरीके से आपके पास आता है 1/t और log k के दरमियान में जब आप ग्राफ बनाते हैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के तहत एक स्ट्रेट लाइन आती है, और यहाँ पर जो आपके पास स्लोप है वो माइनस EA ओवर 2.303 R के बराबर आती है। और यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ना is the value of y when value of x is 0. Intercept is the value of y when value of x is 0. तो इंटरसेप्ट यहाँ पे log of a के बराबर आता है, और a जो है वो है कुलियन फ्रीक्वेंसी। आर्हीनियस कांस्टेंट है, ये कुलियन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गई थी बात। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसी को हम आगे चलकर कुलियन थ्योरी के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे, जब हम कहेंगे कि ये वाली जो बात है ये ना असल इफेक्ट नहीं बता पा रही कुलियन थ्योरी हमें कि कितनी कुलियन से कितना रेट ऑफ रिएक्शन बनना चाहिए। तो यहाँ पे एक फैक्टर मिसिंग है जिसे वो कहता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और प्रोबेबिलिटी फैक्टर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कुलियन थ्योरी में इंशाल्लाह। फिलहाल ये सब कुछ जो है ना ये था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ने के बाद अब हम जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, उसके मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जी एक से ज़्यादा तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। एक डेफिनेशन तो ऐसे की जा सकती है कि अगर आप एक रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिख दें और उसमें A की पावर हो A स्मॉल a और B की पावर हो स्मॉल b, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स रिटन इन रेट इक्वेशन, इसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दोबारा से याद रख लें, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स रिटन इन रेट इक्वेशन, इसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये याद रहे कि ये जो रेट इक्वेशन है
ये जो लॉ ऑफ मैस एक्शन वाली इक्वेशन है उससे मुख्तलिफ है। वो ना थ्योरेटिकल बेस थी और ये रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है। इसी वजह से यहाँ पर जो ए और बी हैं वो लॉ ऑफ मैस एक्शन से बनने वाली जो रेट इज इक्वल टू के वाली इक्वेशन है उसके ए और बी से मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिंड है, जबकि वो बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी। क्लियर हो गई थी बात। इन दोनों सम्स को आप कहते हैं, इन दोनों के हासिल जमा को आप ऑर्डर कह देते हैं। अगर एक रिएक्टेंट होगा तो उसके लिए जो अकेले वैल्यू आएगी, सब पावर आएगी, वो ऑर्डर हो जाएगा। ये भी याद रहे कि ऑर्डर जो है ना एक और तरीके से ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये हमें काफ़ी दफ़ा सूडो ऑर्डर्स जो हैं उनको समझने में मदद देता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में वाटर सॉल्वेंट है, उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, तो फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, तो ऑर्डर की टर्म में भी वो जो है ना बिल्कुल नहीं आता। सही हो गई जी बात। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़ीरो हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी तरह का भी हो सकता है। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मिसालें जो किताब में दी हुई हैं वो आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 0 FSE तक की तो आनी चाहिए, उनमें से कोई अगर आ जाए तो, लेकिन हम फिर भी ऐसा मानते हैं कि बड़ा सुपरफिशियल टाइप का सवाल होगा। हमें जनरल आइडिया दिया जाएगा या फिर हमें एक इक्वेशन दी जाएगी, रेट इक्वेशन, उसको देखकर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर वो ए की वैल्यू 1 लगा दे और बी की वैल्यू 2 लगा दे तो वो कहेगी इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे 1 और 2 3। इस तरह के सवाल आपको मिल जाते हैं। सनाउल्लाह साहब की एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं इस तरह के, बार बार इस बात को पूछता जा रहा है, तो इंशाल्लाह परेशानी की बात नहीं है। जीरो ऑर्डर में वो कहता है आमतौर पर फोटो कैटालाइज्ड रिएक्शंस जीरो ऑर्डर में आ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर आप बात करें तो N2O5 जो है हाई प्रेशर पर अगर उसकी डीकम्पोजिशन हो रही है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो आप मिसाल ले सकते हैं N और O3 का रिएक्शन है, वो सेकंड ऑर्डर है। थर्ड ऑर्डर की बात करें तो FeCl3 और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन है। फ्रैक्शनल ऑर्डर की बात करें तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स की बात हो सकती है। नेगेटिव ऑर्डर की बात करें तो ओजोन की जो डिकम्पोजिशन है उसके बारे में बात हो सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको किताबों में मिलती रहेंगी। फिलहाल हम जिससे रिलेटेड हैं वो असल में है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स, वो बड़े काम के हैं, उनमें से हमें पेपर में आ जाता है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट निकालने का तरीका जो है वो आपने देख लेना है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 1 - n पर सेकेंड। सही है। यहाँ पर n क्या है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 1 - n पर सेकेंड, ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स। अगर हम बात कर रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स क्या हैं तो वो आ जाएंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, लिखते भी जाते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर जीरो ऑर्डर। सही है जनाब। फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो पर सेकंड आएंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो पर मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। मैं आपको बिल्कुल जो है सही बात बता रहा हूँ कि अगर केमिकल काइनेटिक्स में से सवाल बनाना हो ना एक, तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स का ही बनेगा, इसके अलावा बहुत ही कम चांस है। थर्ड ऑर्डर की बात करें तो पर मोल स्क्वायर डेसीमीटर की पावर +6 पर सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंशियल मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस है। तो इस तरह के मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड भी है यकीनन, ग्राफिकल मेथड भी है, 5 मेथड हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाफ लाइफ मेथड क्या है उसको समझने के लिए हम बात कर लेते हैं कि हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ जो है ना इसे टी हाफ से लिखा जाता है। ये वो टाइम है फॉर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर 50% रिएक्टेंट टू गो टू प्रोडक्ट। सही है जनाब। रिएक्टेंट 50% को प्रोडक्ट में जाने के लिए जो टाइम चाहिए है ये हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। हाफ लाइफ पीरियड अलग अलग तरह के रिएक्शंस के लिए, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए अलग अलग तरीके से इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। और ओवरऑल सिचुएशन ये है कि हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि जो रेडियो एक्टिव डिके है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है।
रेडियो एक्टिव डिके एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सही है जनाब, ये बात इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, काम आ सकती है। अच्छा, अब जनाब इस इक्वेशन को जब सॉल्व कर लेते हैं ना आप, तो क्या जवाब आते हैं? यहाँ से जवाब आता है कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ना वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की जाए तो ये जो है बराबर होता है 0.693/K। ये सिर्फ जो है ना कि रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। जो चीज़ें रेट कांस्टेंट पर असर डालेंगी वही हाफ लाइफ पर भी असर डालेंगी। हाफ लाइफ अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात की जाए तो ये 1/KA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। और हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ये 1.5/KA² पर डिपेंड कर रहा है। तो ये सारी वैल्यूज़ काम की, ये सारी वैल्यूज़ खुद भी आ सकती हैं और इनकी एप्लीकेशन भी आ सकती है। ए के बढ़ाने से कब क्या हो रहा है, के बढ़ने से कब क्या हो रहा है, कौन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस तरह की बातें हमें बेतहाशा आ सकती हैं। तो ये हो गई जी हाफ लाइफ की बात। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं मज़ीद कुछ छोटी छोटी बातें। आगे चलते हुए जी बीएससी से हमने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बहुत ही ऑब्जेक्टिव हालात में शामिल कर दी हैं अपने इस टॉपिक के अंदर। यहाँ पर जो भी इक्वेशंस थी वो सारी समरी मैंने आपके सामने पेश कर दी है। जितनी बेसिक्स थी वो सारी की सारी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, उसके अलावा कुछ खास रह नहीं गया है। तो कैटालिसिस है उसकी बात अभी कर लेंगे एंड पर। आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन देख लें। यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स, ये वाली साइड ना y कहलाती है, ये m और x होता है। m जिसे आप कहते हैं स्लोप, और x जो है यानी कि टाइम का ग्राफ अगर आप इससे बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी जिसकी स्लोप k होगी। y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ये सेकंड ऑर्डर के लिए। थर्ड ऑर्डर के लिए सेकंड ऑर्डर विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, वो भी जो है वो आपको सनाउल्लाह साहब की बुक में मिल जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही चाहिए था, बल्कि चाहिए तो शायद इतना भी नहीं था। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा फुल प्रूफ तैयारी करना चाह रहे हो, जिसमें आप चाहते हैं कि आपने जना कोई सवाल छोड़ना नहीं है बिल्कुल, और आप कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, आपका लास्ट अटैम्प्ट है फॉर एग्जांपल, तो आप बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान से करें। कोई भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप इस बात को जहन से निकाल दें कि 15 का पेपर एफएससी बेस्ड था, 17 का पेपर एफएससी बेस्ड था, तो 20 का पेपर भी एफएससी बेस्ड होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर ना हुआ फिर क्या होगा? तो इसलिए ना चीज़ों को छोड़ना नहीं है। आपने आपको मौका दिया अल्लाह ने, तो आप ना एक बारी फुल जान लगा दें। सही है जनाब, छोड़ें कुछ ना। अच्छा, तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पर ये जो हमने आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ी थी, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, उसे अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पे सॉल्व करें तो नेचुरल लॉग k2 ओवर k1 इज इक्वल टू ई ए ओवर आर T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। यहाँ से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाली जा सकती है। रिएक्शन रेट्स की दो थीरीज हैं, एक को कुलियन थ्योरी कहते हैं, एक को ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहते हैं। एफएससी में दोनों को मिला के एक अमलगम सा बनाया गया है। उसकी समरी मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जो कुलियन थ्योरी है वो कहती है कि फॉर ए रिएक्शन द मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड। जब वो कोलाइड करें तो उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो ना कुलियन थ्योरी से पहले जो आर्हीनियस इक्वेशन थी, k इज इक्वल टू ए ईज पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अब वो जो a है ना, वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि a डिपेंड कर रहा है कुलियन के ऊपर, और वो जो a है अगर आप उसे सॉल्व करें तो पी जेड नॉट आ जाता है। और यहाँ पर p जो है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, यानी कि सारे कुलियंस कुलियन पर डिपेंड कर रहा है। सारे कुलियंस इफेक्टिव नहीं होते, कुछ कुलियन इनइफेक्टिव भी हो सकते हैं। तो ये जो p है ये एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, ये एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन बेस आप इसे कह सकते हैं, इसको निकाला गया है। और ये वाली इक्वेशन कुलियन थ्योरी की आ रही है। कुलियन थ्योरी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुलियन थ्योरी हमें चेन रिएक्शन अगर हो रहे हो तो उनके बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि कुलियन तो रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देती है, बीच में कुछ नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है। कुलियन थ्योरी सरफेस कैटालिसिस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सरफेस कैटालिसिस में तो सरफेस पर मॉलिक्यूल रुके हुए हैं और उसके ऊपर सरफेस है, एक प्लैटियम की है फॉर एग्जांपल, निकल की है, उस पर मॉलिक्यूल आकर अटैच हो गए। दूसरे मॉलिक्यूल ने ऊपर से आना है, पुराने बॉन्ड टूटने हैं, नए बॉन्ड बनने हैं। यहाँ पे कुलियन कहाँ हो रही है भाई? तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं बता रहा। तो ये कुलियन थ्योरी के डिसएडवांटेज है। बाहर के कुलियन थ्योरी को लिंडमैन मैकेनिज्म के जरिए से अप्लाई किया गया है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन पर, बाईमॉलिक्यूलर पे भी किया गया, लेकिन वो एमएससी लेवल का टॉपिक हो जाता है। यूनिमॉलिक्यूलर बीएससी में लिखा है, और उसका जो कुल लुबे-लुबाब है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर ए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, अगर आप उसे गैस फेज रिएक्शन को हाई प्रेशर पे करवाएंगे तो वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगा। और अगर आप हाई ऑर्डर, ये मैंने मुझे लगता है ये गलत दिख दिया है, हाई प्रेशर पर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगा, और लो प्रेशर पर
वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगा। सही है जी, हाई प्रेशर पर फर्स्ट ऑर्डर और लो प्रेशर पर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगा। इसके मुकाबले में दूसरी बड़ी थ्योरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त उसे एडवांटेज हासिल है हमारी कोलियन थ्योरी पर, कि कोलियन थ्योरी कहती थी रिएक्टेंट मिले प्रोडक्ट बन गया। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहती है कि देयर इज ए ट्रांजिशन स्टेट इन बिटवीन, जिसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए होती है। वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो असल में ज़रूरी है, वो डिसाइसिव फैक्टर है कि रिएक्शन होगा या नहीं, या कौन से मालिक्यूल रिएक्ट करेंगे, कौन से मालिक्यूल रिएक्ट नहीं करेंगे, कितनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन के लिए, वगैरह वगैरह। ये सब बातें हमें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से पता लगती हैं। और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए K इज इक्वल टू R/NA, R/N यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाता है, इंटू T/H e की पावर माइनस डेल्टा जी। यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी भी आ गई। गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट जब भी आता है तो ये जो है ना ज़्यादा ऑथेंटिक बात हो जाती है, ज़्यादा रिलेट करती है एक्चुअल सर्कमस्टांसिस से एज़ कम्पेयर टू P, जो कि एक हवाई बात थी। सही है जनाब, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी है, दोनों थ्योरी साथ साथ चल रही हैं यकीनन। तो ये कुछ बात हमने यहाँ पर कर ली। कैटालिसिस की बात करूँ तो कैटालिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है। कैटालिस्ट की एक्टिविटी को जो बढ़ाएगा वो प्रोमोटर है, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम करेगा वो इनहिबिटर है। कैटालिस्ट जो हैं वो सरफेस कैटालिसिस कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए बड़ी थोड़ी अमाउंट चाहिए है। आमतौर पर कैटालिस्ट की सरफेस को अगर कोई ख़राब कर दे तो उसे पॉइजन कह देते हैं, लाइक आर्सेनिक पॉइजन है कैटालिस्ट के लिए। वेनेडियम पेंटॉक्साइड या प्लाटिनम कैटालिस्ट के लिए जो हाबर प्रोसेस में यूज़ हो रहा है। कैटालिस्ट अगर बायोलॉजिकल हों तो उन्हें एंजाइम कह देते हैं। एंजाइम के लिए लॉक एंड की मॉडल लगा हुआ है, यानी कि एक ताला एक चाबी खोलता है, इसी तरह एक सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम को एक्टिव करेगी। और इंड्यूस फिट मॉडल भी है कि जब वो आता है बाहर से, जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। सही है जी, लॉक एंड मीन की मॉडल कहता है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, जबकि इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में सबस्ट्रेट चेंजेस इंड्यूस करवा सकती है। एक स्पेसिफिक पीएच पर एंजाइम ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, उसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एंजाइम ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है अप टू ए सर्टेन लिमिट। एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है अप टू ए सर्टेन लिमिट। ये सारी बातें जो ना आम छोटी मोटी बातें हैं, आपको मिल जाएंगी 11th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ये सारी बातों को हमने कैटलिस्ट के साथ जोड़ लेना है। कैटलिस्ट की मुख्तलिफ एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में आ रही हैं, किताब में लिखी हुई हैं, तो उन्हें आपने देख लेना है। बहुत ही सादा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स में, आपको बता दूं फिंगर टिप्स पर बता रहा हूँ जी। या तो आपको हाफ लाइफ का रिलेशन आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन से, या आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के मुख्तलिफ यूनिट्स आ जाएंगे। किसी रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जा सकता है जो कि बड़ा मेजर हो। सही है जी, सूडो ऑर्डर भी हो सकता है। सूडो ऑर्डर कब होता है, जब रिएक्शन एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। हाइड्रोलिसिस की बड़ी मशहूर मिसाल है। हाइड्रोलिसिस जो होती है वो सूडो ऑर्डर होती है, क्योंकि वाटर एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ हो रहा है, तो उसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर असर नहीं डाल रही होती। क्लियर हो गई जी बात। इसके अलावा कौन सा मेथड किस रिएक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, वो आप काफ़ी ज़्यादा आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपके लिए जज करना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, इस तरह की बातें आपको आनी हैं। अगर आती हैं, और बहुत ही आसानी यहाँ से सवाल होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आप ना उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक बार जाते जाते आपने ये ग्राफ लाजमी देख लेना है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ है, तो यहाँ पर ना इस तरीके से रिएक्शन होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो थ्योरी एफएससी में लिखी हुई है, रिएक्टेंट से एनर्जी पहले जाती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से फिर बाद में प्रोडक्ट बनता है। इस इंफॉर्मेशन को मैं हाईलाइट करता चलूँ, इसको ज़रा वाजे करता चलूँ। दो तरह के रिएक्शन है जी, एक को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एक को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने राइट साइड पर लिख दिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एसी का मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, और दूसरी तरफ मैंने प्रोडक्ट नीचे बना दिया, रिएक्टेंट ऊपर बना दिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऊपर बना दिया। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्टेंट एनर्जी लेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बाद में प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे मैं एक्टिवेशन एनर्जी 2 कह रहा हूँ, और यहाँ पर रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे मैं 1 कह रहा हूँ। याद रख लें कि एक्टिवेशन एनर्जी 2 एक्टिवेशन एनर्जी 1 से ज़्यादा होती है।
एक्टिवेशन एनर्जी 2, एक्टिवेशन एनर्जी 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ये बात ज़रा समझें, अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, जब अगर आप उसे रिवर्स में करवाना चाहें तो अब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, अब उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। याद लाजमी याद रखना है कि फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। सही है जी बात, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए। और एक दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस है, इसे डेल्टा एच कहते हैं। डेल्टा एच फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन जो है ना, डेल्टा एच डिपेंड नहीं करता कैटालिस्ट पर। सही है जी बात, ये बात जरा समझें। कैटालिस्ट का काम क्या है? कैटालिस्ट का काम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कैटालिस्ट होता तो कैटालिस्ट ने रिएक्शन का पाथवे चेंज कर देना था, और पाथवे चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जानी थी। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होनी थी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में जो एनर्जी का फर्क है ना, एंथैल्पी जिसे कहते हैं, वो नहीं चेंज होनी थी। तो एंथैल्पी कैटालिस्ट डालने से चेंज नहीं होती। क्या चेंज होता है? कैटालिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, रिएक्शन पाथवे चेंज होता है, नए रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। ये सब बातें आपको बताकर अब हम केमिकल काइनेटिक्स को भी मुकम्मल कर चुके हैं। इसका टेस्ट दें, अच्छा टेस्ट होगा इंशाल्लाह, और अच्छा काम जारी रखते रहें ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे सकें। सॉरी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।